हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग AEDO का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने आप जाकर चैनल का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में अगर आप चेक कीजिएगा तो करीब करीब आपको 2 साल का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, मतलब कि पिछले 2 साल का। इसमें हम लोगों ने जुलाई तक का कवर कर रखा है। इसमें हम लोगों ने जुलाई 2025 तक का कवर कर रखा है, जो कि हम लोग 71st BPSC PT और 70th PT के लिए हम लोगों ने कवर किया था, और हम वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं और अगस्त 2025 का कवर कर रहे हैं। देखिए, अब BPSC लेवल का ये करंट अफेयर जो ना, BPSC लेवल का ही हम लोग BPSC को ही फोकस करके करंट अफेयर्स कवर किए हैं। जो लोग हम लोग करंट अफेयर फॉलो करते हैं वो जानते हैं, और अभी आप देखिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। जो लोग नए हैं, आप जाके प्रूफ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने कितना बहुत ही मतलब माइक्रो लेवल पे हम लोग कवर करके, और बहुत आसानी से आपको जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में मैच हुआ है। करीब करीब 90% का स्ट्राइक रेट है। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, बट 90% का स्ट्राइक रेट है। आप जाके चेक कर सकते हैं, प्रूफ अवेलेबल है, PDF डाला हुआ है हर चीज़ की प्रूफ का। इसलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगस्त से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं अपना प्लान समझा देता हूँ आप लोगों को, किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। देखिए, अभी हम लोग अगस्त का कवर कर रहे हैं, अगस्त का, फिर हम लोग सितंबर पे जाएंगे एंड देन अक्टूबर पे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग मैराथन सीरीज आएगा करंट अफेयर्स का। मैराथन सीरीज आएगा करंट अफेयर्स का। मैराथन दो तरीके से हम लोगों ने प्लान किया। एक तो थीम वाइज जो आपका रहेगा। थीम वाइज कैसे? थीम वाइज है मतलब जैसे कि मान लीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट सबमिट हुआ, जैसे IR का थीम एक हो गया, दूसरा थीम हो गया मान लीजिए अवार्ड्स का थीम हो गया, पॉलिटी का थीम हो गया। जैसे पॉलिटी का भी करंट अफेयर्स रहता है, पॉलिटी का थीम हो गया, या फिर आप मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स का थीम हो गया, या फिर इन्वायरमेंट का थीम हो गया। कोई भी थीम, जैसे कि कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, या फिर सबमिट जो होता है, या फिर रैंकिंग जो होता है, रैंकिंग, इन सब का जो भी थीम होता है, हम लोग थीम वाइज कोशिश करेंगे कि पूरे 1 से 1.5 साल का कवर हम लोग एक एक लेक्चर में करें, तो आपका थीम वाइज जो भी करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, जिससे कि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगा। और जो लोग भी AEDO दे रहे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप आधिकारिक नाम के ही चैनल पे जा करके जनवरी से लेकर के जुलाई तक का करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लें। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कि PDF जो है टेलीग्राम पे डाल देंगे। ये जो अगस्त का PDF है, और इससे पहले वाला PDF एक्चुअली वो पेड था, 71st BPSC के लिए पेड था, लेकिन अब हम लोग उसको फ्री कर देंगे AEDO के लिए। तो आप वो PDF टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाइए और ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लेक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस क्वालिटी का हम लोगों ने प्रिपेयर किया है पूरा लेक्चर। ठीक, तो चलिए। अच्छा, प्रिंट आउट का जो PDF है उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक, आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और उस तरीके से प्रिपेयर करना है। प्रिंट आउट निकलवा के आप पढ़िए एकदम फ्री होकर के। करंट अफेयर्स आपका सॉर्टेड है, मतलब इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं करने का। सॉरी। हमारा पहला सेक्शन है एज यूजुअल, जैसा हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। 130वां अमेंडमेंट बिल अभी आया था पार्लियामेंट में, और इसका आने के पीछे का बैकग्राउंड ये था कि जब केजरीवाल जी जेल गए थे तो वो अपना CM से पद छोड़ नहीं रहे थे, तो इस कारण से सरकार को एक बिल लाना पड़ा। जो बिल कहता है कि रिमूवल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड एनी अदर मिनिस्टर इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब PM CM कोई भी हो, मिनिस्टर हो कोई भी हो, UT में, स्टेट में कहीं भी, दिल्ली में कहीं भी हो, अगर वो अरेस्ट होता है, डिटेन्ड होता है, कस्टडी में अरेस्ट अगर हो रहा है तब भी, और डिटेन्ड हो रहा है तब भी, 30 दिन का अगर कंजिक्यूटिव, अगर 30 दिनों के लिए मान लीजिए किसी मिनिस्टर को डिटेन कर लिया गया किसी बात को लेकर के, फॉर एन ऑफेंसिबल, जो पनिशमेंट है 30 दिनों तक का, अगर उसको कस्टडी में लिया गया है, और जो ऑफेंस है, जिस ऑफेंस से कारण उसे लिया गया है, जो चार्जेस उस पर लगा है, अगर वो 5 साल या उससे अधिक साल का अगर इम्प्रिजनमेंट होता है, मतलब जेल अगर होता है, तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि अभी मोदी जी को जेल हो जाता है, मान लीजिए, और जेल हो जाता है 5 साल से ज़्यादा का जेल हो जाता है, या 5 साल का, तो मोदी जी को अपना PM पद छोड़ना पड़ेगा। ये बिल कह रहा है। ये क्यों आया था? तो वो केजरीवाल वाला एपिसोड आप सबको पता होगा कि वो जेल में रह कर कहीं वो अपना वो CM चला रहे थे, इस कारण से। तो ये
130वां अमेंडमेंट बिल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई लगाइए इसको, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पूरे न्यूज़ में रहे अभी, पूरा जयदीप धनखड़ जी का जो इस्तीफा हुआ उस कारण से पूरा वाइस प्रेसिडेंट न्यूज़ में रहा है। तो ये आपसे करंट अफेयर्स सॉरी करंट अफेयर्स या फिर आपसे स्टैटिक कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप देखेंगे तो हम लोग एकदम डिटेल में कवर किए हैं कि आपका इससे स्टैटिक भी हो जाए और करंट अफेयर्स भी हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए हम लोग बेसिक से चलेंगे क्योंकि इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का हुआ है तो हम लोग पूरा सिनेरियो समझ लेते हैं। देखिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपको एक तो पहले भारतीय होना पड़ेगा, दूसरा है कि आपको 35 साल आपका एज होना पड़ेगा, तीसरा है कि राज्यसभा का मेंबरशिप आपको चाहिए, मतलब कि क्वालिफाइड हो, आप राज्यसभा का मेंबरशिप के लिए क्वालिफाइड हो। इसी के अगेंस्ट अगर आप प्रेसिडेंट का देखिएगा तो प्रेसिडेंट का होता है क्या कि लोकसभा का मेंबरशिप के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए प्रेसिडेंट, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये 4 क्राइटेरिया होता है। प्रेसिडेंट का भी सेम है, बस प्रेसिडेंट में ये राज्यसभा की जगह लोकसभा हो जाता है, प्रेसिडेंट में राज्यसभा की जगह लोकसभा हो जाता है, अदरवाइज सब सेम है। अब देखिए इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वोट कौन कौन करता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो लोकसभा के मेंबर होता है और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ठीक, दोनों इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों। लेकिन हम लोग प्रेसिडेंट का देखते हैं, हम लोग अभी कंपेयर करते चलेंगे तो आपको प्रेसिडेंट का भी रिवीजन होते चलेगा। अगर हम लोग प्रेसिडेंट का देखते हैं तो प्रेसिडेंट का तो पार्लियामेंट का मेंबर और स्टेट का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, सिर्फ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। पार्लियामेंट में राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ, राज्यसभा लोकसभा दोनों का इलेक्टेड मेंबर और स्टेट का इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का फॉर्म करते हैं, जो कि यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते। लेकिन अगर हम लोग राज्यसभा का अगर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का देखें तो वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा और राज्यसभा का सिर्फ मेंबर्स होता है, जिसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब वोटिंग कैसे होता है, मतलब वोट किस तरीके से होता है, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये होता है सीक्रेट वोटिंग, मतलब कि जो वोट हम किसको दिए हैं किसी को पता नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए पता रहेगा फिर पार्टी वाला जो है, मान लीजिए कोई बीजेपी का मेंबर कांग्रेस को दिया वोट, अगर पता चल गया तो उसको पार्टी से निकाल देगा। इस तरह का कार्रवाई होगा जिससे कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और राइट टू चूज है ये खतरे में आता है। और ये आर्टिकल 66 के तहत होता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो आपको आर्टिकल भी याद होना चाहिए। अब इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, देखिए यहाँ पे 20 लोग होने चाहिए जो आपका नाम प्रपोज करे, और उसको बैकिंग के लिए 20 लोग चाहिए, जो कि अगर प्रेसिडेंट का हम लोग देखें तो प्रेसिडेंट हमें यहाँ पे 50 लोग हो जाता है और यहाँ पे 50 लोग हो जाता है, और आपको 15,000 का डिपॉजिट भरना पड़ेगा अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आप लड़ रहे हैं। तो किसके सुपरविजन में होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविजन में होता है। इलेक्शन कमीशन ही करवाती है इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का, जैसे इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट का करवाती है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का करवाती है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो मेंबर होता है उनका करवाती है। और यहाँ जो आरओ होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो कौन होता है, तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंडक्ट करता है इलेक्शन को, ये बहुत इस बात पे ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते और देखते हैं कि जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो होता है एक एक्ट है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, जो कि आर्टिकल 324 के तहत बनाया गया था, उसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग 2 चीज़ और देखते हैं, क्योंकि अब ये न्यूज़ में इलेक्शन क्यों आया, क्योंकि प्रेसिडेंट का रिमूवल हुआ। देखिए जो आर्टिकल 68 है जिसके कारण प्रेसिडेंट का रिमूवल हुआ, तो कैसे रिमूवल हुआ, तो वो इस्तीफा देते थे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी, अगर वैकेंसी हो गया तो आर्टिकल 68 के तहत उसका इलेक्शन होता है। तो वैकेंसी कैसे हुआ, तो थ्रू रेजिग्नेशन। अब इलेक्शन, अब मान लीजिए कि अब हुआ, वोटिंग हो गया, अब चुन करके आ गया, तो उसको ओथ कौन दिलवाता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है वो ओथ दिलवाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है। अच्छा कमेंट में आप बताइए कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, ये आपको कमेंट में बताना है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक। अब ये तो पूरा सिनेरियो हो गया वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के। अब हम लोग कुछ न्यूज़ देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन, उनको 15th वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 15th वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है किनको, तो सीपी राधाकृष्णन को 15वां वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। ये शंकर दयाल शर्मा, और जो शंकर दयाल शर्मा थे उनके बाद ये दूसरे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जो कि गवर्नर रहते हुए वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जो कि गवर्नर रहते हुए वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ये दूसरे हैं, इससे पहले कौन थे, तो शंकर दयाल शर्मा थे, और ये दूसरे ऐसे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। 2 चीज़ और ध्यान में आपको रखना होगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है,
और अगर आप PYQ देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि जो एनडीए कैंडिडेट है CP राधाकृष्णन, इंडिया से कौन कैंडिडेट थे? CP राधाकृष्णन। और जो इंडी ब्लॉक है उसके कैंडिडेट कौन थे? तो बी सुदर्शन रेड्डी, ये उनके कैंडिडेट थे। इंडी ब्लॉक के कैंडिडेट कौन थे? तो बी सुदर्शन रेड्डी जो हार गए। और एनडीए के कौन थे? तो CP राधाकृष्णन जो जीते हैं और ये 15वें हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कुछ तथ्य CP राधाकृष्णन के बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये लोकसभा में 2 बार जीते हैं। कहाँ से? तो कोयम्बटूर से ये 2 बार लोकसभा आए हैं। भारत को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं UNGA में, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में CP राधाकृष्णन जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं भारत को। और ये महाराष्ट्र के अलावा झारखंड का भी गवर्नर सर्व कर चुके हैं CP राधाकृष्णन। तो ये इनके बारे में बेसिक जानकारी थी जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और पूछा जाता है अगर आप PYQ देखिएगा तो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप हम सबको पता होगा कि अभी जो Dream11 था, My11 था, जितना भी सट्टा वाला ऐप था सबको बैन कर दिया गया। तो किससे बैन किया गया था? प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 से बैन किया गया ऑनलाइन मोबाइल गेम्स। अब ऑनलाइन मोबाइल गेम्स वैसा गेम होता है जिससे कि पैसा का हेर फेर होता है, वो ऑनलाइन मोबाइल गेम उसको डिफाइन किया गया है, जहाँ भी मनी ट्रांजेक्शन होगा उसको। अब ये कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था? ये फाइनेंशियल बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्टिकल 117(1) और आर्टिकल 117(3) के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये देखिए फाइनेंस बिल है तो कौन रिकमेंड करेगा? प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा। अच्छा, जो मनी बिल है, एक चीज़ बताइए आप लोग, जो मनी बिल है, मनी बिल का कौन से आर्टिकल के तहत मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में? मतलब मनी बिल जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आपको मनी बिल का आर्टिकल बताना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मनी बिल का। आपसे 2 प्रश्न मैंने पूछा है, पहला तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, दूसरा कि मनी बिल का आर्टिकल क्या है। अब हम लोग कुछ वन लाइनर टाइप से करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। देखिए, जो नागालैंड के जो गवर्नर थे उनका जो डेथ हो गया, ला गणेशन सॉरी, तो उनके बाद अजय कुमार भल्ला को नागालैंड का गवर्नर अपॉइंट किया गया, ध्यान रखिएगा। वहीं फिर से अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का री इलेक्ट किया गया और उनका तीसरा टर्म है, ये उनका तीसरा टर्म है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जस्टिस आलोक आराधे, और इस तरह का प्रश्न जो है ना पूछा जाता है, ठीक। ये पहले बॉम्बे के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और जस्टिस विपुल पंचोली, ये बेसिकली पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको VVI लगाइए। अगर आप BPSC का PYQ देखिएगा तो पूछा गया ये प्रश्न। वो अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, एज किस आर्टिकल से? 124 आर्टिकल से, जो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है जस्टिस विपुल पंचोली और जस्टिस आलोक आराधे। जस्टिस आलोक आराधे कहाँ थे? तो ये थे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और जस्टिस विपुल पंचोली कहाँ के थे? तो ये पटना हाई कोर्ट के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटी का सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग IR में जंप करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में जंप करते हैं। देखिए, 25वां SCO समिट हुआ था, मोदी जी अटेंड किए थे जा करके। ये क्या हुआ था? तिनजन चाइना में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मोदी जी गए हैं तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका थीम क्या था? तो अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, SCO ऑन मूव, ये इसका थीम था। थीम क्या था? अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, SCO ऑन मूव। और जो यहाँ पे जो समिट हुआ था, 25वां समिट हुआ था, उसमें 10 साल का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसको अडॉप्ट किया गया था। 10 साल मतलब 25 से 35 तक का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट किया गया था। आपसे 2 चीज़ पूछेगा। सबसे पहला तो ये हुआ कहाँ था? तिनजन चाइना में हुआ था। और इसका थीम क्या था? अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव, ये इसका थीम था। अब हम लोग कुछ जो बेसिक तथ्य है वो जान लेते हैं SCO को लेकर के। देखिए, SCO जो है 2001 में स्टैब्लिश हुआ था एट संघाई। फिलहाल इसके 10 मेंबर हैं, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ये इसके मेंबर्स हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर भी चाइना में ही है। भारत फिलीपींस का भी हाल फिलहाल में दौरा हुआ था। जो फेडरिक मार्कोज हैं, ये भारत आए थे। तो दोनों देशों में ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें कि एक्सपैंड करने का बात किया गया। कहाँ का? तो डिफेंस में, मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी में, इन सब को लेकर के बात किया गया है। आपको ध्यान ये रखना है, प्रश्न पूछ देगा कि फिलीपींस का प्रेसिडेंट कौन है? फेडरिक मार्कोस, ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर पूछ सकता है, बाकी वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए, अलास्का समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, तो इसी के बैकग्राउंड में, इसी कॉन्टेक्स्ट में जो ट्रंप है, ट्रंप और पुतिन का मीटिंग हुआ था। और ये मीटिंग कहाँ हुआ था? तो ये अलास्का में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये मीटिंग कहाँ हुआ था? तो अलास्का में हुआ था। और सीज फायर साइन करने के लिए हुआ था, लेकिन ये फेल हो गया, कुछ हुआ नहीं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि जो अभी रिसेंटली मोदी और बेसिकली ट्रंप और पुतिन का जो मीटिंग है वो कहाँ हुआ था, किस रीजन में हुआ था? ये अलास्का में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगाइए।
कि कहाँ हुआ था, तो अलास्का में हुआ था। देखिए 15वां इंडिया जापान समिट हुआ, मोदी जी गए थे जापान, और भारत का जापान का जो 15th एनुअल समिट है वो हुआ। तो मोदी जब वहाँ गए तो वो एक ऑस्पिशियल ड्रम रोल, जापान जब विजिट किए तो वहाँ पे उनको रिसीव किया, मतलब उनको एज अ गुड गेस्चर दिया गया। तो मोदी जी भी कुछ गिफ्ट देंगे, तो मोदी जी क्या दिए, तो एक रामेन बॉल था, एक जो चॉपस्टिक से खाया जाता, आप देखे होंगे फोटो में, हल्का ब्राउनिश कलर का था, वो अपने जो जापानीज काउंटर पार्ट है उनको दिए थे, ठीक। और उसके साथ साथ भारत और जापान एमओसी साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया है, किसमें, तो ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, ठीक। ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म में इन लोगों ने एमओसी साइन किया गया है भारत और जापान के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। एडवांसिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, मतलब कि जो भी से अभी क्लाइमेट चेंज के कारण से जितने भी लो कार्बन टेक्नोलॉजी हैं उन लोग को बढ़ावा देगा, जिससे कि कम प्रदूषण हो, और उस पर ये लोग काम करेंगे। देखिए आर्मेनिया अजरबैजान पीस एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत न्यूज में रहता है। अब ये क्यों न्यूज में रहता है, देखिए जो आर्मेनिया अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो नागोर्नो कराबाख रीजन में चल रहा है मेनली। देखिए ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, और ये रीजन जो है, ये रीजन नागोर्नो कराबाख रीजन है। तो इसके कारण, और ये हमेशा न्यूज में भी रहता है, तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि, अब देखिए प्रश्न ही आपसे क्या पूछेगा, जैसे नागोर्नो कराबाख रीजन जो है, जो कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन है, वो किस दो देश के बीच में है, आपसे यही प्रश्न पूछ देगा। तो किस दो देश के बीच में है, तो यह आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। ये बेसिकली इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों देश के बीच में। और ये डील कौन ब्रोकर करवाया है, तो जो हमारे चौधरी चचा हैं यूएसए के, ट्रंप जी, वो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कुछ वन लाइनर तथ्य देख लेते हैं। फिलहाल में ही जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वो सेर्गियो गौर को भारत का नया एम्बेसडर चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रंप चुने हैं, ठीक। 27 अगस्त से जो भारत में 50% टैरिफ है वो लागू हो जाएगा यूएस का, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया हैज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, एआईबीडी का भारत को चेयरमैन चुन लिया गया है। एआईबीडी को भारत का चेयरमैन चुन लिया गया। कहाँ चुना गया है, तो 23वां जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, थाईलैंड में, वहां भारत को चुन लिया गया, ये ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल WHO ने नेपाल को रुबेला फ्री डिक्लेयर कर दिया है, कि रुबेला से फ्री हो गया जापान, ये डिक्लेयर किया है, कौन किया है, WHO। इस तरह का प्रश्न बीपीएससी पूछता है तो आप इसको वीवीआई लगाइए। इवन 50% टैरिफ वाला भी जो प्रश्न है वीवीआई लगाइए। इवन मुझे लगता है कि डेट पूछ दे आपसे, किस डेट से लागू हुआ था। उसी तरीके से जैसे कि WHO ने रुबेला फ्री नेपाल को किया, तो उसी तरीके से कीनिया को बोला है कि स्लीपिंग सिकनेस फ्री है, ठीक। इस स्लीपिंग सिकनेस का नाम क्या है, ट्रैम्पोसोमियोसिस, ये इसका नाम है। अच्छा, स्लीपिंग सिकनेस जो है किससे होता है, ये आप कमेंट में बताइएगा, ये वायरस से होता है, या बैक्टीरिया से होता है, या फिर फंगस से होता है, या फिर प्रोटोजोआ से होता है, किससे होता है, ये आप कमेंट करके बताइए। 3 प्रश्न मैंने पूछा आपसे कमेंट में। अब देखिए ये सब क्या है ना, कि आपका रिवीजन होगा, ये सब स्टैटिक है, तो आपका रिवीजन होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको कमेंट में बताइए। पाकिस्तान बेस्ड बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA को जो यूएस है वो क्या किया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया, BLA को, बलोच लिबरेशन आर्मी को घोषित कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 18 सेशन में, UNGA का 18 सेशन में पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेगा एज अ स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। UAE जो है अब इंट्रोड्यूस किया है 1 फ्री जोन पासपोर्ट। अब इसमें क्या होगा, 1 फ्री जोन पासपोर्ट में कि जो भी कंपनीज है UAE में, उसको एक्सपैंड करने का रहेगा, कि आप अदर फ्री जोन में जा करके आप एक्सपैंड कर सकते हैं विदाउट एडिशनल लाइसेंस। आपको फिर से वापस से कोई एडिशनल लाइसेंस ना लेना पड़े, आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, उस तरीके को। आगे देखते हैं कि देखिए 3rd यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था लैंडलॉक एंड डेवलपिंग कंट्रीज, कहाँ हुआ था, तो ये आवजा तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। मोल्डोवा बिकेम 107 मेंबर, 107वां मेंबर बन गया है किसका, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ साइक्लोन था वो देख लेते हैं। देखिए टाइफून काजगी, ये कहाँ आया था, तो चाइना में आया था। टाइफून काजगी कहाँ आया था, तो चाइना में आया था। टाइफून पोडुल कहाँ था, ताइवान में आया था। और हुरिकेन इरन ये कहाँ आया था, तो ये कैरेबियन आइलैंड में आया था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको सी बताने का जरूरत तो है नहीं, सी आपको पता है चाइना में कौन सा सी होगा, ताइवान में कौन सा सी होगा, कैरेबियन सी में कौन सा सी होगा, कैरेबियन आइलैंड्स में, तो सी तो आपका ऑलरेडी नोन है, तो ये आपको बताने का जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग रिपोर्ट एंड इंडिसेस देख लेते हैं। तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICTE इंडेक्स 2025 पब्लिश्ड कौन करता है इसको, तो करता है काउंटर पॉइंट रिसर्च, एक मार्केट रिसर्च फर्म है, वो इसको प्रोड्यूस करता है।
अब इसे बेसिकली टॉप जो मिला है, किसे मिला है, तो इस सिंगापुर को दिया है, सेकंड सियोल, थर्ड बीजिंग है। भारत की तरफ से टॉप कौन है, तो भारत की तरफ से टॉप है बेंगलुरु। और अगर हम लोग बेंगलुरु का ओवरऑल रैंकिंग देखें तो ये 26 है, मतलब भारत का जो टॉप है वो 26वें नंबर पे है ओवरऑल में। कुछ हम लोग वन लाइनर देख लेते हैं। देखिए फूड प्राइसिंग इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये एफओ निकालता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करता है, सॉरी यूनाइटेड स्टेट नहीं। श्रेष्ठ स्कीम जो है ये बेसिकली हेल्थ मिनिस्ट्री का है। अब इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स। ये बेसिकली पूरे देश पर देश व्यापक फर्स्ट नेशनल फ्रेमवर्क टू बेंचमार्क एंड स्ट्रेंथन द स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। जो स्टेट का जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसको और ट्रांसपेरेंट और डेटा ड्रिवन बनाने के लिए ये जो ऐप है, ये जो श्रेष्ठ है, उसको लॉन्च किया गया है। भारत पूरे विश्व का 5वां एविएशन मार्केट बन गया है 2024 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे रैंक पूछ देगा कि भारत का रैंक क्या है, 5वां है। अब लोग इकोनॉमिक्स देख लेते हैं थोड़ा बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा था नहीं, बस एक ही था कि जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है वो ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, एक रिपोर्ट है आउटलाइनिंग रोड मैप जो 2035 तक के लिए एक जारी किया कि हम लोग 2035 तक ये सारे काम करेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट था, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम लोग इन्वायरमेंट देख लेते हैं। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट, GOCWI, ये बेसिकली जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट है वो लॉन्च किए हैं। कब हुआ था, तो ये G20 प्रेसिडेंटशिप, जो G20 का प्रेसिडेंटशिप अभी किसके पास है, ये बेसिकली साउथ अफ्रीका के पास है। तो इसी के प्रेसिडेंटशिप में लॉन्च हुआ है ये ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन द वाटर इन्वेस्टमेंट, जो है कि जो भी हम लोग क्लाइमेट चेंज से फाइट कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन को लेकर फाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए है। मैत्री वन इनिशिएटिव कहाँ लॉन्च किया गया, तो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया, जो कि 750 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट वहाँ पे डेवलप करने का बात किया गया। कहाँ, तो अरावली में। अरावली का जो पेड़ कट रहा है तो उसमें 750 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करने का बात किया है गुरुग्राम में। इसका क्या है, जो इनिशिएटिव का नाम क्या है, तो मैत्री वन इनिशिएटिव। आपसे प्रश्न पूछ दिया कि मैत्री वन इनिशिएटिव जो है कहाँ लॉन्च किया गया, तो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। अभी नेपाल को ऑफिशियली बिग कैट अलायंस जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। आपको पता होगा बिग कैट अलायंस हम लोगों ने प्रीवियस करंट अफेयर्स लेक्चर में कवर किया था कि शेर, चीता, बाघ, इन सब का अलायंस, इन सब को लेकर के एक अलायंस बनाया गया था 8-10 देशों का, जिसको भारत ही लीड कर रहा है। इवन इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी भारत में ही है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी भारत में बना है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है, इस कारण से। आगे हम लोग देखते हैं जो सियोक विलेज जो कि लद्दाख में, उसको पहला बॉटनिकल गार्डन फॉर कंजर्वेशन बनाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ कंजर्वेशन कहाँ बनाया गया, तो ये सियोक लद्दाख में बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ चीज़ देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आप सबको पता है कि ये बेसिकली 2035 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। 2035 तक जो है चालू हो जाएगा, 2035 तक। अब यहाँ से प्रश्न पूछने का बहुत संभावना है। पहला प्रश्न तो ये पूछ जाएगा कि कब तक ऑपरेशनलाइज होगा, तो 2035 तक होगा, ठीक। इसमें कितने मॉड्यूल्स होंगे, तो इसमें 5 मॉड्यूल्स होंगे। जो प्रश्न पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ। 5 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल कब लॉन्च होगा, तो पहला मॉड्यूल जो होगा वो 2028 में लॉन्च होगा। पहला मॉड्यूल जो कब होगा लॉन्च, 2028 में होगा। तो इसी कारण से न्यूज में है कि जो पहला मॉड्यूल है वो शोकेस किया गया, दिखाया गया है, बनाया गया है, ठीक। तो इसलिए ये न्यूज में है। ये बेसिकली कहाँ प्लेस होगा, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट पे प्लेस होगा। और ये कब दिखाया गया था, नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन में। अभी हम लोग आगे देखें कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे उसको कवर करेंगे। लीप मिशन, ये बेसिकली भारत का पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन है ऑफ इंडियन स्पेस टेक फर्म। भारत का पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, ध्यान रखिएगा। इसका है तो ये ध्रुवा स्पेस का है, ठीक। ये बेसिकली स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट को ये लेके जाएगा। और लीप का मतलब होता है लॉन्च, एक्सपेरिमेंट, एनालाइज, प्रोग्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपसे पूछ देगा कि जो लीप है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो लॉन्च, एक्सपेरिमेंट, एनालाइज, प्रोग्रेस, ये इसका फुल फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो रियल टाइम जियो स्पेशल AI प्रोसेसिंग करेगा स्पेस में, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। भारत फॉरकास्ट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि ये इंडिजिनियसली बिल्ड बनाया गया है, ठीक। और ये डेवलप कौन किया, तो ये IITM पुणे डेवलप किया है। किसके साथ मिलकर के किया है, तो अरुणिका के साथ मिलकर के किया है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, तो भारत का है, जो कि जो भी वेदर है, वेदर फॉरकास्टिंग है, तो रियल टाइम अपडेट देगा, रियल टाइम अपडेट देगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है इस कारण से। अभी देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट NITC हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट ISTM कैटलिस्ट सेंटर। कंट्री का पहला फर्स्ट ISTM कैटलिस्ट सेंटर बन गया है कौन, तो ये बना है NITC।
भारत जो है ऑफिशियली ग्रांट किया एलोन मस्क का जो स्टारलिंक है उसको, जो उसका सैटेलाइट है जो नेट इंटरनेट प्रोवाइड करने का है, वो बेसिकली भारत को ग्रांट कर दिया गया। अब एयरटेल जियो इन सब मर्ज करेगा इसके साथ। नासा इन कोलैबोरेशन विद IBM हैज इंट्रोड्यूस सूर्य, ये ध्यान रखिएगा, सूर्य अब ये है क्या थी, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो कि रिवोल्यूशनाइज किया है जो हमारा जो प्रिडिक्शन है स्पेस को लेकर के, स्पेस वेदर को लेकर के उसे। तो जो सूर्य क्या है, ये बेसिकली स्पेस वेदर का जो प्रिडिक्शन है उसको लेकर के, ये किसके किसके साथ है, तो नासा प्लस IBM दोनों जो है कोलैबोरेट करके बनाया है। आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं कि जो इसरो है सक्सेसफुली कंडक्टेड फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर द पैराशूट बेड डिक्लेरेशन सिस्टम, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए जो पहला जो पैराशूट बेड डिक्लेरेशन है उसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है इसरो ने, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है। पिक्सल स्पेस जो है हैज बोर्न इन स्पेस प्रपोजल टू स्टैब्लिश इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। जो पिक्सल स्पेस है उसको जो जीता है भारत का पहला, जो बनाया जाएगा भारत में पहला फुल्ली इंडिजिनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उसको कौन, उसका बिड कौन जीता है, उसका बिड जीता है पिक्सल स्पेस। आगे हम लोग बढ़ते और देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में स्टैनफोर्ड जो साइंटिस्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो क्रिएट किया है पासवर्ड प्रोटेक्टेड माइंड रीडिंग ब्रेन कंप्यूटर। जो ब्रेन कंप्यूटर है उसको पासवर्ड रीडिंग ब्रेन कंप्यूटर बनाया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, अभी हाल फिलहाल आप सबको पता है कि जो लोग कार ड्राइव करते हैं, ये और बहुत न्यूज़ में भी रहा है कि फास्टैग एनुअल पास लाया गया है। फास्टैग एनुअल पास लाया गया है, जिस पास के तहत क्या है कि 3,000 रुपये का आप रिचार्ज करवाइए, आप पूरे 1 साल तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। उस 1 साल में आपको कितना प्लाजा मिलेगा, तो 200 टोल प्लाजा मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्रेष्ठ स्कीम हम लोगों ने देख ही लिया। अब हम लोग डिफेंस देखते हैं, डिफेंस एंड मिलिट्री साइड देखते हैं। देखिए सिलनेक्स किसके किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ये बेसिकली 12वां एडिशन था। ये हुआ कहाँ था, तो कोलंबो में हुआ था। आप देख रहे हो हम लोग कितना सिस्टमैटिक वे में, कितना थीम वाइज हम लोग करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। एक्सरसाइज मैथ 3, ये बेसिकली भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है, और ये हुआ कहाँ है, तो उमराव मेघालय में हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज सुपर गरुड़ शील्ड, ये बेसिकली इंडोनेशिया इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें डिफरेंट कंट्री के जो पार्टिसिपेट थे सब लोग गया था। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज सुपर गरुड़ शील्ड कौन ऑर्गेनाइज किया था, तो ये किया था इंडोनेशिया, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बहुत सारा कंट्री पार्टिसिपेट किया था, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, फ्रांस। तो इतना नाम आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना कि कौन सा देश ऑर्गेनाइज किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अखल, ये बेसिकली एंटी टेरर ऑपरेशन है। कहाँ थी, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखिएगा। और ये कौन किया था, तो ये भारतीय सेना जो है वो इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस, इस लोग मिल करके किया था, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये तो पता है गोल्डन डोम मिसाइल किसका था, US का, ये तो आपको पता ही होगा। अभी CISF लॉन्च किया है फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट। ये कहाँ किया गया था, ये मध्य प्रदेश में। क्या अब आपसे प्रश्न पूछ जाए कि कौन अभी अपना फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट लॉन्च किया है, तो कौन किया है, तो ये CISF किया है, ध्यान रखिएगा। 2 मल्टी मिशन सिल्स फ्रैगेट, ये बेसिकली प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी दोनों को कमीशन कर दिया गया है। कहाँ किया गया, तो बेसिकली विशाखापट्टनम में जो हमारा नेवल बेस है वहाँ कमीशन कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो मोदी जी हैं 79th इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन जब हम लोग मना रहे थे, जब कर रहे थे, तो वही मोदी जी ने लॉन्च किया था, अनाउंस किया था कि हम लोग मिशन सुदर्शन चक्र बनाएंगे, लॉन्च करेंगे। बेसिकली ये है क्या, तो ये बेसिकली है एयर डिफेंस। आपको सुदर्शन चक्र से ही मालूम चल जा रहा है कि ये क्या है, तो ये है एयर डिफेंस सिस्टम। हम लोग अवार्ड देख लेते हैं। देखिए 71st नेशनल फिल्म अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है, तो ये बेसिकली 12th फेल को मिला है, ध्यान रखिएगा। नॉन फीचर फिल्म किसको मिला है, तो फ्लोइंग मैन को मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है, तो शाहरुख खान को मिला है जवान के लिए, और विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल के लिए। अगर वही हम लोग बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड देखें तो ये रानी मुखर्जी को मिला है मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग सब देखिएगा। बेस्ट डायरेक्शन किसे मिला, तो मिला बेसिकली सुदीप्तो सेन को मिला, द केरला स्टोरी के लिए मिला है, जो सुदीप्तो सेन बनाए थे केरला स्टोरी, आप सबने देखा ही होगा, उसके लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में जो स्कल्पचर है प्रेमचंद पुरखम्बरन, उनको बेसिकली जो ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं, इनको ललित कला एकेडमी से नवाजा गया है। और ये कब दिया गया था, तो बेसिकली 64 नेशनल एग्जीबिशन आर्ट 2025 के टाइम पे दिया गया था। जो इनका स्कल्पचर टाइटल है तो क्या है, मेड मी चेंज,
मेड मी चेंज। ये किनका था? प्रेमचंद पुरखम्बन का था, ये ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन KSRTC को 2 अवार्ड मिला है, बेसिकली एशिया का बेस्ट एम्प्लॉय ब्रांड अवार्ड दिया है। कहाँ दिया गया था? ये सिंगापुर में दिया गया था। अब हम लोग मिसलिनियस देख लेते हैं, जो ऊपर छूट गया होगा। अब जितना जो हम लोग टोटल है ये हम लोग मिसलिनियस में हम लोग डाल देते हैं, तो हम लोग मिसलिनियस जल्दी से कवर कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट ईवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? बेसिकली न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था। इंडियन रेलवे जो है ये कंडक्ट किया ट्रायल एशिया का लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन, ये बहुत न्यूज में रहा है, और ये इसको VVI भी लगाइए, इसको VVI भी लगाइए। बेसिकली कहाँ से हुआ था? तो बेसिकली जो सॉरी इसका नाम तो पहले हम लोग देखते थे, इसका नाम क्या था? रुद्रास्त्र इसका नाम है। और ये कहाँ से हुआ था? तो ये गंजर ख्वाजा रेलवे स्टेशन, ये कहा था चंदौली उत्तर प्रदेश से घरवा रेलवे स्टेशन, ये कहा है कि झारखंड, मतलब वो यूपी से झारखंड तक चलाया गया था। एशिया का लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन, जो माल ढोएगी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो E3 चैलेंज फॉर यूथ, ये बेसिकली कौन स्टार्ट किए थे? तो ये इंडिया का, ये बेसिकली ये तो पहले से चल रहा है बायो E3 आप लोगों ने सबने साइंस एंड टेक में पढ़ा भी होगा। लेकिन अभी क्या है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड इंडिया का फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क अलॉन्ग साइड बायो E3 चैलेंज। ठीक, अब इसका थीम क्या है? तो डिजाइन माइक्रोब्स मॉलिक्यूल एंड मोर, इसका थीम है। बायो 3 जो अभी चैलेंज था यूथ के लिए, कौन किए थे? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है जितेंद्र सिंह। तो इसका थीम हम लोग देखते हैं, थीम क्या था? डिजाइन माइक्रोब्स मॉलिक्यूल्स एंड मोर, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ बनाया गया? तो बेसिकली वाराणसी में बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगाइए, इसको VVI लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ बनाया गया? तो बेसिकली वाराणसी उत्तर प्रदेश से बनाया गया। सिक्किम बिकेम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सेबेस्टिकल लीव। अब जो सेबेस्टिकल लीव होता है ना, उसके लिए सिक्किम जो है पहला स्टेट बन गया कि गवर्नमेंट स्टाफ के लिए सेबेस्टिकल लीव देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में जो जयपुर जगह है वहाँ भारत का पहला ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट करवाया गया। आप लोग देखें दिल्ली में भी आर्टिफिशियल रेन करवाया जाता है क्लाउड सीडिंग करके, तो वो बेसिकली उससे पहले राजस्थान में भी करवाया गया, जयपुर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी VVI लगाइए। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो है कांडला में, वो कमीशन क्या किया गया? तो भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया है, ये कहाँ? तो कांडला में। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड आंगनबाड़ी सेंटर एंड बाधवा विलेज नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये कहाँ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो VVI लगाइए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो इनॉग्रेट किए भारत का पहला AI पावर्ड आंगनबाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AI पावर्ड आंगनबाड़ी कहाँ हुआ? थी बेसिकली नागपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। आपको बस इतना याद रखना है, और अगर विलेज आपको याद रखना है तो वधवन्ना विलेज महाराष्ट्र में है, वहाँ इनॉग्रेट किया गया। महाराष्ट्र पहला स्टेट भी बन गया है जो इम्प्लीमेंट करेगा पूरे स्टेट वाइड पे यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर स्टूडेंट विद जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, मतलब वैसे बच्चे जो डिसेबल है उनके लिए एक यूनिफॉर्म करिकुलम लेकर के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज कहाँ बन रहा है? ये सतनवरी में बन रहा है, ये कहा है? तो ये भी नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इनॉग्रेट किया है भारत का पहला फर्स्ट काइंड ऑफ स्टेट आर्ट एनिमल स्टीम सेल बैंक, ये बेसिकली कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट न्यूज में था, ये कहाँ है? तो तेलंगाना में, न्यूज में था इसलिए तेलंगाना ही अभी हाल फिलहाल में जो तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास किया, जो कि क्या करेगा कि 42% रिजर्व कर देगा बैकवर्ड क्लास के लिए। जो लोकल पोल होता है ना, जो पंचायत पोल होता है, उसके लिए उसमें 42% रिजर्वेशन देगा। जैसे कि बिहार में 50% है ना महिलाओं के लिए रिजर्व, उसी तरीके से बैकवर्ड क्लास के लिए क्या किया है कि 42% रिजर्व किया है। आंध्र प्रदेश बिकेम सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बाई जून 2026 तक ऐसा कहा गया है कि आंध्र प्रदेश सिंगल प्लास्टिक फ्री हो जाएगा। अब देखते हैं कितना होता है, कुछ हम लोग किताब देख लेते हैं। देखिए, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, कौन लिखे हैं? तो प्रियंबा जयकुमार लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सत्यपाल मलिक जो JNK के गवर्नर रह चुके थे, अभी बिहार के भी गवर्नर रह चुके थे सत्यपाल मलिक, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इनकी 79 साल में इनकी मृत्यु हो गई है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 79 इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, इसका थीम क्या था? नया भारत। मोदी जी 103 मिनट का लॉन्गेस्ट स्पीच डिलीवर किया है, और इसका थीम ध्यान रखना है आपको, नया भारत। 23
अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम वीवीआई लगाइए सबसे पहले। इसका थीम क्या है, तो आर्यभट्ट टू गगनयान। थीम क्या है इसका 2025 का, तो आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज। आप देख रहे हैं इसका थीम क्या है, आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज इसका थीम है। इसको वीवीआई लगाइए सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा थीम पूछ देगा कि सबसे पहले तो नेशनल स्पेस डे मनाया कब जाता है, तो ये बेसिकली मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 3 था उसी दिन लैंड किया था लूनर सरफेस पे, लैंड किया था, ये ध्यान रखिएगा, उस दिन लैंड किया था लूनर सरफेस पे, सॉफ्ट लैंडिंग जो हम लोग बात कर रहे थे साउथ पोल पे, इसलिए ऐसा नहीं कि लॉन्च हुआ था उस दिन, नहीं, लैंड किया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसका थीम क्या है, तो आर्यभट्ट गगनयान, एंशिएंट विजडम टू द इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज इसका थीम है। तो हमारा अगस्त का करंट अफेयर जो था, जो भी इंपॉर्टेंट था अगस्त का, हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग सितंबर का करेंगे। आपको कैसा लगा करंट अफेयर्स, प्लीज़ इसका रिव्यू जो है, जो फीडबैक है आप कमेंट में दीजिए, कमेंट में इसका रिव्यू एंड फीडबैक दीजिए। हम लोग उस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा, जो भी एडिशन होगा। ये जो पूरा करंट अफेयर्स है, ये जो पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पे इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दे दिया गया है, कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाइए, टेलीग्राम पे जुड़िए। और टेलीग्राम पे पूरे 1 साल का पूरे करंट अफेयर्स, जैसा मैंने ऊपर प्रॉमिस किया कि आपको जनवरी से लेकर के आपको अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हम लोग मैराथन लाएंगे, तो मैराथन में आपका नवंबर दिसंबर सब इंक्लूडेड रहेगा, पूरे 1.5 साल का इंक्लूडेड रहेगा। आपका एग्जाम 10 जनवरी से स्टार्ट है, तो आप मान के चलिए कि हम लोग जो मैराथन है आपका 4-5 जनवरी तक बहुत आराम से करंट अफेयर्स का सारा मैराथन हम लोग कवर कर देंगे। तो चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें।